हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास तौर से उन छात्रों के लिए जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियोज़ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, अलग अलग ब्रांचों में बांट रखा, अलग अलग शाखाओं में बांट रखा। जैसे यांत्रिकी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे मैकेनिक्स बोलते हैं, लाइट यानी ऑप्टिक्स या प्रकाश ले लो, ऊष्मा ले लो। ठीक है, चुंबकत्व, ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इस तरह के कई सारे पार्टों में हमने इस पूरे वीडियो को डिवाइड कर रखा है, इनमें क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है। तो इस हर एक सेक्शन में लगभग 24 क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं। तो हम लोग इनको स्टार्टिंग करके एक एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे और इसमें एक्सप्लेन भी करेंगे। जो क्वेश्चन हैं उसके साथ में जो उसके ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जो ठीक है, वो इसको जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मेरा ये मानना है कि आप इन वीडियो को देखने और सुनने के बाद अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस करेंगे, एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक भाग को बड़े ध्यान से चलते चलिए, सुनते चलिए, देखते चलिए। चलिए, अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, ये मैकेनिक्स के हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, 24 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन से, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, या उसका वेग बदल जाता है, या उसकी चाल बदल जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो उसमें देखने हैं कि किसी भी वस्तु पर अगर आप जब बल लगाते हो तो बल का जो सूत्र चलता है वो सूत्र होता है F=ma। ठीक है, अगर कहें तो बल इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण से। अब त्वरण द्रव्यमान बदलने की बात, भाई किसी वस्तु पर अगर आप फोर्स लगाओगे, किसी वस्तु को धक्का दे रहे हो, क्या उसका मास बदल जाएगा? 5 किलो की है तो क्या 6 किलो की हो जाएगी या 4 किलो की रह जाएगी? ठीक है ना, यानी उसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई वस्तु स्थिर रखी है, जैसे और अगर आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो उसको, ठीक है, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो जो उसका वेग है वो क्या होगा? बदल जाएगा, उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो और परिभाषा भी कहती है कि त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वहाँ से आपका त्वरण चेंज होने से आपका वेग बदल लेगा, यानी इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो उसका वेग जो है वो बदल जाता है। क्लियर? अब जरा वेग और चाल के बारे में बात कर रहे हैं। वेग और चाल के अगर बात करें तो दोनों ही राशियां जो हैं, इनके मात्रक जो हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि आपका जो वेग है ये कैसी राशि है? आपकी एक सदिश राशि है। वेग जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि चाल जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है या एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जानकारी आपको मिली। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन कहता है कि समान त्वरण से नीचे उतर रहे लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार ऑप्शन है कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या गणना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी आप कंपैरिजन करो, आप किसी झूले में बैठे हुए, कोई ऊंचा वाला झूला है जो चरख बोलते हैं। ठीक है, तो उस झूले में अगर आप कभी बैठे हो तो दो तरह की फीलिंग होती है। दो तरह की फीलिंग कैसे? एक तो जब वो नीचे की तरफ आता है, डाउन आता है, एक जाता है अप। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है माइंड में। तो उस कन्फ्यूज़न को आप इस तरह से दूर करिए कि जब झूला डाउन आ रहा है तो वेट डाउन होगा, यानी वेट डाउन का मतलब कम होगा। ठीक है, तो डाउन होगा, कम होगा मतलब घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही रहेगा? इसका ऑप्शन सही है, उस व्यक्ति का वेट जो है वो घट जाता है। अगर बात करें बढ़ने की बात में तो अप जाएगा, अप मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, अप हो रहा। ठीक है, तो अप का मतलब उसका वेट बढ़ जाएगा। तो जब उसमें क्वेश्चन में अगर दे रखा हो कि वो उतर ना रही हो, क्या हो रही हो? ऊपर की तरफ चढ़ रही हो, यानी ऊपर की तरफ जा रही हो, अप जा रही हो, तो उस समय आपका वेट भी अप हो जाएगा, यानी वजन जो है आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जो है कि समान त्रिज्या वाली मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसका गुरुत्व केंद्र किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सीधे सीधे अगर हम समझाएं तो ये है कि अगर कोई भी एक छड़ ले लिया, आपको कोई छड़ दे दिया, तो आप कहें कि इस पे उंगली पे बैलेंस करिए इसको, तो आप क्या करेंगे? इसके बीच में उंगली रख देंगे और उससे छड़ को क्या कर देंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो जिस बिंदु पर आपने उस छड़ को रखा है वही बिंदु आपका गुरुत्व केंद्र कहलाता है।
क्लियर। तो अब क्या करा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसके किस एक सिरे पर वेट रख दो, इस सिरे पर अगर वजन रख दें तो अब आप उंगली को किस तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है, यानी उस छड़ को बैलेंस करने के लिए आप किस तरीके, तो प्रैक्टिकल भी आप करके देख सकते हो। तो उस छड़ को संतुलित करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी उंगली को उस भार की तरफ से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन दा वाला, कि भार की ओर आपका क्या होगा, हट जाएगा। क्लियर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि स्प्रिंग खींचकर लंबा करना उदाहरण है। तो खींची हुई स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे गन है, ठीक है, या आपकी कोई बंदूक है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी स्प्रिंगें लगी होती हैं। उस स्प्रिंग जिसका के जो हम लोग आगे पढ़ाएंगे, के को बोलते हैं बलनियतांक, जिसका बलनियतांक जितना अधिक होगा वो स्प्रिंग उतनी ही टाइट होगी, या उसकी पावर, ठीक है, उतनी ही अधिक होगी। तो बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्पेशल स्थिति किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है। भाई ट्रिगर दबाते हो तो क्या होती है, स्प्रिंग दबती है, और ट्रिगर आपने छोड़ दिया तो वो जो स्प्रिंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी आपने स्टोर करी वो किस में चेंज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जो सेव हो गई वो किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और वो सारी काइनेटिक एनर्जी उस बुलेट को मिल जाती है और वो सामने चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सी एनर्जी रहेगी, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो स्प्रिंग गति तो कर नहीं रही है, तो वो कैसी स्थिति में, स्थिर अवस्था में है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा की बात करो, यांत्रिक ऊर्जा दोनों ऊर्जाओं का योग है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का एडिशन है, दोनों का योग होता है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है आपका, ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं है। परमाणु ऊर्जा की बात करो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि जब स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसके परमाणु के अंदर की जो एनर्जी है वो परमाणु ऊर्जा, नहीं, परमाणु ऊर्जा ये नहीं है। परमाणु ऊर्जा की डेफिनेशन है कि किसी भी नाभिक, कोई भारी नाभिक जो होता है, बात करें यूरेनियम के बारे में, ठीक है, तो भारी नाभिक दो छोटे हल्के नाभिकों में जब ब्रेक होता है तो वहाँ पर जो नाभिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपकी परमाणु ऊर्जा। यहाँ पर स्प्रिंगों के जो परमाणु है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या होगा आपका आ, यानी स्थितिज ऊर्जा। पाँचवें वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। थोड़ा बेसिक में आ जाइए। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्यों होता है भाई, कूलाम का नियम ये कहता है कि जब समान आवेश होते हैं, दो आवेश जब समान होते हैं तो उनके मध्य समान प्रकृति के, ठीक है, थोड़ी सी बात और लो, प्रकृति मतलब नेचर, दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हों, तो उनके समान प्रकार के प्रकृति वाले आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। जबकि अपोजिट प्रकृति के हों, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, एक ही बात है, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। अब यहाँ पर आप याद करने के पर्पज़ से क्या मान लो कि दो प्रतिकर्षण मतलब दो दुश्मनों के बीच में, भाई एक दूसरे से दूर कौन जाएगा, दुश्मनी तो जाएंगे कि दोस्त जाएंगे, ठीक है। तो दुश्मन दोनों हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, उनके बीच की दूरी को कम कर रहे हो। तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में आपका आंसर कौन सा होना चाहिए कि उनकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी उनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है सभी के, सही चल रहा है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे देखें, 6 पे आइए। निम्नलिखित में असत्य कथन है, असत्य का मतलब असत्य कथन आपको छांटना है, इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर आज से स्टार्ट करो। तो कह रहा है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऊर्जा तो नष्ट नहीं होती, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ भी यही कहता है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही इसे नष्ट कर सकते हो, इट कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है। इस सेंटेंस को पकड़े रहिए। तो अब ये कह रहा है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं होती, ऊर्जा आपकी जो है वो नष्ट नहीं होती है, ठीक है भाई, सही कथन है, स्टेटमेंट सही है। वस्तु में गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, बिल्कुल ठीक है। गति के भाई काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू किसके होता है, 1/2 mv² के होता है। तो अगर वेलोसिटी है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी ये ऑप्शन भी सही है। वस्तु में स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण होती है, भी देखा था स्प्रिंग वाले उदाहरण में, किसी भी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण थी ऊर्जा, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। द पॉइंट देखें, ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया, ये कह रहा है कि ऊर्जा को चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते भाई, बिल्कुल चेंज हो सकती है। द एनर्जी कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, किसी भी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन द। 7वें पे देखिए, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो मात्रक वाली कहानी जो है, मात्रक के लिए वीडियो बना रखे हैं हमने अच्छे, ठीक है, तो उनको आप देख के और बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहें
तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मात्रक पता होने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मात्रक देखते हैं, कार का मात्रक किसका होता है, कार का होता है मतलब डब्लू, कार का मात्रक होता है जूल, ओके, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, ठीक है। न्यूटन की बात की जाए, ये किसका मात्रक है, ये बल का मात्रक है, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में कह लो, ठीक है, ऐसे सिस्टम में बल का मात्रक न्यूटन। डायन भी जो है वो बल का मात्रक है, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति में, ठीक है। वाट की अगर बात करें, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, P इक्वल टू W/T लेके चलते हैं। W का मात्रक जूल, जूल पर सेकंड को हम कंबाइंड रूप से क्या कह देते हैं, आपका वाट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने पूछा है कार का मात्रक क्या है, तो कार का मात्रक आपका क्या है, जूल। 8वां पॉइंट देखिए, दाब का मात्रक, एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या होगा, तो एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक के लिए दाब का सूत्र P इक्वल्स टू F/A लेके चलते हैं, F/A। तो F का मतलब न्यूटन प्रति क्षेत्रफल, A फॉर एरिया, ठीक है। तो बल हो गया F, A फॉर एरिया हो गया, F का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऑप्शन आपका ये सही है। डायन, ये तो वही हो गया, बल का मात्रक है। सीजीएस सिस्टम में न्यूटन इंटू मीटर, ये W बराबर F/D से पता किया जा सकता है, ठीक है। W बराबर F/D यानी वही जूल। और बलागुण का भी मात्रक ये होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ये किसी का मात्रक नहीं होता भाई, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन हमारा था कि दाब का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो आंसर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, झरने से गिरने वाले जल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका एच जो है वो कम होता जाता है, यानी वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी ऊंचाई कम होती जा रही है। तो जब ऊंचाई, भाई कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तो उसकी ऊंचाई कम होने से फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता है कि mgh, यानी ऊंचाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई के ऊपर सीधा सीधा डिपेंड है, समानुपाती हैं दोनों, ठीक है। समानुपाती का मतलब क्या है कि h का मान जितना ज़्यादा होगा u का मान यानी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, h का मान जितना कम होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी ऊंचाई कम हो रही है, ऊंचाई कम होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। दूसरी बात, जब कोई वस्तु लगातार नीचे की तरफ गिरती चली जा रही तो उसके वेग में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। बहुत ध्यान से समझिए, तो वेग में जब वृद्धि होगी यानी इंक्रीज होगा तो उसकी वेग वेलोसिटी से क्या बढ़ेगी, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जब भी कोई वस्तु गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब ऑप्शन में देखिए वो कह रहा है, तो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में और आपकी विद्युत ऊर्जा में, और द क्वेश्चन जो है वो ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो इसमें जो हम यहाँ पर देखेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा में टेम्परेचर चेंज, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में टरबाइन लगी नहीं है उसके नीचे। यांत्रिक ऊर्जा में भाई ये कंबाइंड है, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों शामिल रहेंगी। तो इसमें साउंड जो आ रहा है, ध्वनि ऊर्जा जो आ रही है, उसमें जो अभी देखा भी था हमने, अभी बताया था ऊपर एक सेंटेंस था कि क्या ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब जल झरने से गिरता है तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, ध्वनि में। साउंड आता है, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरे तो क्या आएगी, एक आवाज़ आती है, तो उसी को हम कहेंगे ध्वनि ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दाइस सही है। अगले वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पूर्णतः भरे पानी के गिलास में बर्फ़ का कोई टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने पर बर्फ़ के बाहर जितना पानी बाहर निकलेगा, बर्फ़ के आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा, या गिलास लबालब भरा रहेगा, या थोड़ा सा पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है, जब कोई वस्तु आप उसके अंदर डालोगे तो वो जैसे ही उसके अंदर गिराई जाएगी वो अपना आयतन पहले से ही उतना आयतन वो घेर लेगी। अब उसने अपना ऑलरेडी पहले उतना स्थान घेर रखा, तो जब वो बर्फ़ का टुकड़ा अगर पिघल भी जाएगा तब भी उसमें से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। यानी जो ऑप्शन है आपका कौन सा सही है, गिलास जो है वो आपको पूरी तरह से आपका भरा रहेगा, ठीक है। तो जो सा ऑप्शन है आपका, सा ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। अगले वाले पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डी घनत्व के द्रव में एच गहराई पर एक क्षैतिज तल पर दाब कितना होगा, ठीक है। तो एच गहराई दे दी, सिंपल फार्मूला आप काफ़ी सारे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो P इक्वल्स टू F/A, ठीक है, किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा इसका फार्मूला अगर आप गहराई पर निकाले, कोई एच गहराई पर
घनत्व d और गुरुत्व त्वरण g अगर हो तो वहाँ पर कितना दाब लगता है, P बराबर HdG, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी दाब बढ़ता जाएगा, गहराई कम होती जाएगी दाब कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका द ऑप्शन सही है कि P बराबर कितना सरफेस लगे, P बराबर HdG आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव है क्या, पहले वो बता लो। पृष्ठ तनाव होता है किसी भी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर। ठीक है, तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T से दिखा लेते हैं, T इक्वल्स टू होता है F/L, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है, सरफेस टेंशन। बहुत सारे उपयोग हैं सरफेस टेंशन का। भाई कोई भी भाई आप देखें कि किसी लालटेन को ले लीजिए या दीपक को ले लीजिए, उसमें जो दीपक की जो बाती होती है उसमें जो द्रव चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है, या पौधों की जड़ों में जो शाखाएं हैं, जो जड़ें हैं, उनके बीच में केशनलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, तो उस केशनली के माध्यम से द्रव जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। भाई पानी पे मच्छर का बैठना, धूल का पानी के ऊपर जम जाना, ठीक है, धूल के छोटे छोटे कणों को देखा हुआ आपने, वो उसकी सरफेस पे जम जाते हैं। तो वो सब किसके कारण, मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है, जैसे लगता है जैसे कोई फिल्म रखी हुई है, कोई परत है ना, कोई लेयर है, तो वो परत नहीं है, वो क्या है आपका उस पृष्ठ का पृष्ठ तनाव है, उसका सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि सरफेस टेंशन की इकाई क्या है, तो सूत्र, इकाई का मतलब वही मात्रक से होता है। ठीक है, तो सूत्र देख लो, T इक्वल्स टू F/L, F क्या आपका बल है, लंबाई L है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन की बात की जाए तो ये केवल F के बारे में बात कर रहा है। डायन की बात करें तो डायन मतलब सीजीएस पद्धति में केवल बल की बात कर रहा है। पास्कल की बात करें तो ये केवल दाब की बात कर रहा है। डायन पर सेंटीमीटर, डायन प्रति सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये सीजीएस पद्धति में आपका पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, सूत्र नहीं मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो F का मतलब डायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और L उसकी सेंटीमीटर यानी लंबाई को दिखा रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, द ऑप्शन इसका सही होगा कि डायन प्रति सेंटीमीटर। क्लियर। इसी चीज़ में अगले वाले सवाल पे आते हैं, ताप बढ़ने के साथ संपर्क कौन, ये भी आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए, अगर अभी हम केश नली की बात कर रहे थे, केश नली क्या है, केश नली केस के समान नली, एक ऐसी नली, अब वो केश नली जो है वो कांच की भी हो सकती है, आपकी फाइबर की भी हो सकती है, कपड़े की भी बनी हो सकती हैं। ठीक है, मिट्टी की बनी हुई केश नली भी हो सकती हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो जब हम किसी केश नली को किसी द्रव में सीधा खड़ा करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए केश नली, और इस केश नली के साथ उसमें आपने किसको किसी बर्तन में खड़े रखा और ये बर्तन में द्रव भरा हुआ है। ठीक है, तो द्रव जो होता है वो उसकी इस तरह से उसकी सरफेस के साथ में कांटेक्ट करता है। तो अब क्या है कि इसमें एक रेखा तो उसके साथ में खींच दीजिए जो नीचे की तरफ है, एक स्पर्श रेखा आपकी खींची है द्रव के तल के साथ में, तो यहाँ पर द्रव का तल जो है वो ये था, और इसके साथ में जो ये बीच में कोण बनना है, ये वाला कोण, दिस इज एंगल क्या आपका कहलाता है, आपका थीटा कोण है। ठीक है, तो ये थीटा वाला जो कोण है यही आपका कांटेक्ट एंगल या संपर्क कोण कहलाता है। ठीक है, तो संपर्क कोण में क्या है, ये पूछ रहा है कि संपर्क कोण की वैल्यू, टेम्परेचर अगर उस द्रव का बढ़ा दें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका कांटेक्ट एंगल यानी जो है वो कम हो जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक चीज़ और सुन लीजिए ध्यान से कि वे द्रव जो केश नली की सतह से चिपकते हैं उनके लिए कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री होता है, और वे द्रव यानी वे लिक्विड्स जिनका जो उस केश नली से, वो कांच के बारे में बात करें, अगर कांच से नहीं चिपक रहे हैं तो उनके लिए कांटेक्ट एंगल यानी थीटा का कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखा कि ताप बढ़ाने के साथ संपर्क कोण क्या होता है, तो आंसर आपको पता चल गया क्या होता है, आपका कम हो जाता है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी सरफेस टेंशन के ऊपर ही डिपेंड है। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल के चढ़ने का कारण क्या होता है। ठीक है, तो मैंने भी आपको ऑप्शन बता दिया क्या होता है उसका कारण, केशकात्व होता है। केशकात्व के कारण जो कोई भी लिक्विड है वो उस लिक्विड उस नली में ऊपर की ओर चढ़ेगा। क्लियर। 15 क्वेश्चन पे आइए, 15वां, कि किसी केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे गिरता है तो द्रव का स्पर्श कोण कितना होगा। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसलिए बताया, इसलिए 2-3 क्वेश्चन मैंने इसके शामिल किए हैं। तो अब इसमें क्या है समझिए, तो इसमें द्रव ऊपर न चढ़ने की बजाय नीचे गिर रहा है,
नीचे गिरने का मतलब क्या है कि अगर आपने उस केश नली को उस द्रव के भीतर अगर आपने खड़ा किया तो उसमें द्रव का तल नीचे गिर जाएगा भाई। जैसे कि ये तो द्रव के बाहर की बात हो गई, उसमें अगर बात की जाए तो वो द्रव का तल यूँ रहता है। और ये होता किसके साथ में, ये होता है पारे के साथ में, मरकरी, यानी इसका सूत्र कितना होता है Hg, मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से मरकरी के लिए बात की जाए तो मरकरी उसमें द्रव ऊपर नहीं चढ़ता, क्या हो रहा है, नीचे की तरफ उतरेगा। तो उसमें स्पर्श कोण जो होता है, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, तो उसमें क्या होगा, स्पर्श कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से अधिक होगा। आया समझ में सभी के। ठीक है, तो इस तरह से अगले वाला भी सवाल क्वेश्चन आपका केश नली पर डिपेंड है कि किसी केश नली का व्यास जो डायमीटर है, ठीक है, व्यास अगर आधा कर दें तो नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। तो इसको समझने के लिए बहुत सरल है कि भाई किसी पेड़ की कल्पना करो, एक थोड़ा हैवी व्यक्ति है, थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा सा पतला है। ठीक है, तो कौन ऊपर ज़्यादा चढ़ सकता है, जो पतला है। यानी व्यास अगर कम कर दोगे तो उसमें क्या होगा, उसके स्तंभ की ऊंचाई बढ़ जाएगी, मतलब वो ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। ठीक है, और अगर फिजिक्स की तरह से आप इसमें कॉन्सेंट्रेट करें तो उसमें लगता है जूरिन का नियम। जूरिन का नियम क्या कहता है, जूरिन का नियम कहता है कि आर और एच, ठीक है, आर और एच, आर मतलब रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड एच उसमें जो द्रव चढ़ा है वो उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के व्यतिक्रमणानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी आर की वैल्यू जितनी कम होगी उसमें चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेंगे, तो आर प्रोपोर्शनल 1/h को आप लिख सकते हो R1H1 इक्वल्स टू R2H2। तो मोटी मोटी बात दिमाग में तो ये आ गई, अगर आप उसका व्यास कम कर रहे हो तो उसमें चढ़े हुए जल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। अब ऑप्शन में रखा, आधी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आधी होगी नहीं। ठीक है, अब ऑप्शन रहेगा 2 गुना या 3 गुना, तो उसको यहाँ पर क्लियर कर लो। तो पहले वाली थी R1 की जगह R1 रख दो, ऊंचाई H1। अब यहाँ पर चेंज हो रहा है, कितना कह रहा है वो, पहले से आधा कर दो। तो R2 थी तो R2 का मान पहले से R1 का आधा कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया H2। देख रहे हैं सभी लोग, R1 से R1 कैंसिल हुआ, 2 का उधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में पहुँचेगा, तो H2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2H1। यानी नई जो ऊंचाई आपकी S2 आई वो पहले वाले से कितने गुना हो गई, पहले वाले से 2 गुना हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, देखिए बताइए, ये ऑप्शन आपका होगा आ, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है किसी उपग्रह का द्रव्यमान 4 गुना कर देने पर उसका परिभ्रमण काल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो परिभ्रमण काल का सूत्र पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि टी का फॉर्मूला क्या बनता है। टी इक्वल्स टू, किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट RE+H का होल क्यू होता है। ठीक है, उसको डिटेल में मैंने पिछले वाले वीडियो में दे रखा है। ठीक है, अपॉन होता है GRE² होता है, या GME भी करके आप ले सकते हो, कैपिटल G इंटू ME करके हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऊंचाई को आप मानेंगे तो उसके कंपैरिजन में आप इसको केवल RE+H की जगह पर केवल RE ले लिया जाता है और नीचे अंडर रूट GME। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो आवर्तकाल T है वो उसके द्रव्यमान के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो द्रव्यमान के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है ऐसे करके, T प्रोपोर्शनल 1/√m, क्योंकि चेंज केवल किस में कर रहा है, मास में कर रहा है। चेंज किस में कर रहा है, द्रव्यमान को 4 गुना कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे करोगे कि T1/T2, ये अपॉन में दे रखा है, तो इसको अगर आप लिखें तो कैसे लिखेंगे, M2/m1। ठीक है, M2/m1। अब M2 पर अगर बात करो तो M2 कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, पहले से 4 गुना, तो 4m1, नीचे क्या m1, m1 से m1 काटो, अंडर रूट 4 का मतलब कितना रहेगा, 2। समझ में आया। तो T1/T2 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से T2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो T2 इक्वल्स टू हो जाएगा T1/2। यानी जो आवर्तकाल है वो पहले से कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा, यानी 1/2 रह जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन करेक्ट है बा। ठीक है, कितना रह जाएगा आपका, आधा रह जाएगा। क्लियर है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 किलोग्राम व 8 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं को गतिज ऊर्जा समान हो, इसकी गतिज ऊर्जा कैसी है, समान है, तो उसके संवेगों का अनुपात कितना होगा। अगर आपने इस सवाल में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लेके चलते हैं, K इक्वल्स टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें
तो m का मल्टीप्लाई करने पर m नीचे ऊपर 2, यानी k इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/2, और जो 1/mv² को हम बोलते हैं संवेग, यानी p² अपॉन m। ठीक है, जब यहाँ पर कह रहा है काइनेटिक एनर्जी उसने सेम कर दी, तो अब केवल संबंध इन दोनों के बीच रह गया भाई, है ना। तो p² प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। देखो जिन छात्रों को उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है ना, वो पिछले वाले वीडियो जाके देख लो, इस पूरे चैनल पे पड़े हुए हैं, चैनल पे सर्च कर लेना, ठीक है, सारे वीडियो देख लो, ठीक है। तो उससे आपकी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी, और उसको आप लिखेंगे स्क्वायर आएगा, वो दूसरी तरफ m1 अपॉन m2 करके यहाँ पर मिल जाएगा। m1 m2 कह रहा है कि 2 किलोग्राम व 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है भाई, तो पहला वाला द्रव्यमान जो ले रखा है 2, दूसरा वाला द्रव्यमान कितना 8, इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 बचेगा, और 1/4 का रूट आप ले लोगे तो ये कितना रह जाएगा 1/4 का कितना था, रूट हटा दीजिए, रूट हट के 1/4 का 1/2 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितना अनुपात आ जाएगा, P1 अपॉन P2 का अनुपात आ गया आपके पास 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो रिलेशन निकालना पड़ा आपको किसके बीच में, K पोटेंशियल एनर्जी K और मोमेंटम लीनियर मोमेंटम P के बीच में, तब आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, यानी ऑप्शन आपका आएगा द इज का करेक्ट आंसर। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 वाला कह रहा है कि वायु दाब मापी को यदि पहाड़ पर ले आया जाए तो पारे का तल ऊपर चढ़ जाएगा, पारा गिर जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या पारा धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इसका ऑप्शन सही है पारे का तल ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी तल के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहलाता है। ठीक है, तो लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब इक्वल्स टू वही P इक्वल्स टू किसके बराबर, F अपॉन A के बराबर। यहाँ पे समझ लो एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो एकांक का मतलब क्या होता है, A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 का भाग लगा दो तो P और F एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो यही परिभाषा करिए कि किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आपका दाब कहते हैं। दाब आपका सही आंसर है। बल तो है ये वो बल थोड़ी ना बराबर होगा, संवेग की परिभाषा अलग है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कार्य की बात की जाए, बल इंटू विस्थापन, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी है, आपकी दाब की। दाब आपका आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब बात चलते हैं उत्क्षेप कार्य करता है। 24 क्वेश्चन है। उत्क्षेप कार्य करता है, उत्क्षेप का मतलब कहाँ पर कार्य करता है, उत्क्षेप होता है आपके जल के भीतर। जब भी किसी हम वस्तु को जल के भीतर रखते हैं तब उस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। ठीक है, ये वाला जो बल है वही उत्क्षेप बल है। तो इसमें आंसर मैंने बता ही दिया आपको, कौन सा ऑप्शन होगा, ये उत्क्षेप बल कहाँ की तरफ काम करता है, ऊपर की ओर। क्लियर, तो ऊपर की तरफ ये वाला बल कार्य करता है, तो ऑप्शन आपका ऊपर की ओर। 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बड़ा मात्रक है। बड़ा मात्रक का मतलब न्यूटन, वाट, किलोवाट या अश्व शक्ति। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन से। तो यहाँ पर ये 3 जो मात्रक दे रखे हैं, वाट, अशक्ति और किलोवाट, ये शक्ति के मात्रक है, जबकि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है। तो शक्ति में अगर ढूंढा जाए तो P इक्वल्स टू W अपॉन T, भाई कार्य बटे समय। ठीक है, बल को तोड़ा जाए तो F इंटू D, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका बल, तो बल का मतलब ये मात्रक हुआ न्यूटन का, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो अब और की बात की तो वाट आ गया, शक्ति का मात्रक हो गया। 1 किलोवाट में होते हैं आपके 1000 वाट, 10⁻³ वाट। ठीक है, और एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर की अगर बात करें तो उसमें होते हैं 746 वाट, 746 वाट। ठीक है, तो 1000 ज़्यादा है कि 746 ज़्यादा या वाट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, सी यानी किलोवाट। ठीक है, किलोवाट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, यानी शक्ति का सबसे निम्नलिखित में बड़ा मात्रक किसका है, किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। किसी तल का क्षेत्रफल आधा कर दें और उस तल पर लगने वाले बल को 2 गुना कर दें तो दाब कितना हो जाएगा। देखो भाई, ये भी आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं इसमें भी। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले बल का सूत्र आपने भी देखा था, पीछे पढ़ ही चुके हो कि बल बराबर किसके होता है, P इक्वल्स टू किसके बराबर, F अपॉन A के बराबर। ठीक है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो उन्होंने क्या करा, क्षेत्रफल को आधा कर दें। क्षेत्रफल को आधा कर दो भाई, तो अगर क्षेत्रफल को आधा कर दें, ये मान लो नया वाला आ गया। ठीक है, ये कौन सा है, जो नया वाला है P2 है, ये P1 की बात चली, ये P1 इक्वल्स टू F अपॉन A है। क्या कह रहा है, क्षेत्रफल को आधा कर दो। ठीक है, तो क्षेत्रफल नीचे ही तो है, तो मैंने इसको आधा कर दिया, A/2 करके लिख दिया। अब क्या कर रहा है, और उस पर लगने वाले बल को 2 गुना कर दो, तो F पहले था, अब कितना कर दिया, 2F कर दिया। तो
तो अब दाब कितना हो जाएगा भाई, 2 जब ऊपर कैलकुलेशन में पहुँचाओगे तो ऊपर ही तो जाएगा। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू एफ अपॉन ए, और एफ अपॉन ए पहले ही आपने लिख चुके हैं किसके बराबर है, P1 के बराबर है। तो 4P1, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन देखो 4 गुना 8 गुना अपरिवर्तित रहेगा या 2 गुना, तो ऑप्शन क्या आ गया आपका 4 गुना। ठीक है, तो जो बल है वो 2 गुना कर दें, क्षेत्रफल को आधा कर दें, तो उस पर उसका जो दाब है वो पहले से कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 10 न्यूटन का बल अपनी दिशा में 5 मीटर हटे तो कार्य कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्य के लिए यहाँ पे सूत्र सिंपल लगाते हैं, कार्य इक्वल्स टू होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, W बराबर F इंटू डी। ठीक, तो F का मतलब F 10 न्यूटन दे रखा है, 10 न्यूटन रखा, 5 मीटर डिस्टेंस हो गई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 10 50, मात्रक वही, कार का मात्रक किसके बराबर, जूल, तो 50 जूल। ठीक है भैया, इस तरह से आपका ये सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम रिसेंटली पढ़ेंगे लाइट के बारे में, लाइट का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में और सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं अगला वाला वीडियो पोस्ट करूँगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो रहा, आगे के वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, कैसा यूज़फुल रहा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।